हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो यूट्यूब चैनल पे लगातार आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेस और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही हैं। आगामी यूके ट्रिपल एससी एंड यूके पीएससी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। खासकर जो ये टेस्ट सीरीज आ रही है आपकी उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी और जीएस वाली, इसको तो आप अवश्य ही फॉलो कीजिएगा। बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी और यहाँ पर हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ जहाँ पे आवश्यक होता है, तो आपके अतिरिक्त फैक्ट भी अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज इसी क्रम में देखेंगे सामान्य अध्ययन टेस्ट पार्ट 174, यानी कि जीएस का आज टेस्ट नंबर होगा 174। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं आज के सेशन में भी। शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। निम्नलिखित घाटियों और उनके राज्यों से सही मिलान कीजिए। एक तरफ आपको देखिए वैलीज दी गई हैं, दूसरी तरफ स्टेट दिए गए हैं। कौन सी वैली कौन से स्टेट में स्थित है ये आपने बताना है। तो चलिए, मरखा घाटी की मैं बात करूँ तो मरखा घाटी आपको देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में। जूकू वैली बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और आपने देखा होगा जो ट्रैवल ब्लॉगर होते हैं, ट्रैवल ब्लॉगर्स ने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं जूकू वैली की, जो कि नागालैंड में बहुत खूबसूरत है। सांगला घाटी आपको देखने को मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, और युथांग जो घाटी है, युथांग घाटी आपकी सिक्किम में है। ठीक है, तो इस हिसाब से हो गया 3 4 2 1। 3 4 2 1 आपका ऑप्शन बी में है, तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुदाब सबसे कम किस मौसम में होता है? ठीक है, तो जो हमारा वायुदाब होता है सबसे कम आपको देखने को मिलेगा ग्रीष्म ऋतु में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा होती है और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से वायुदाब जो होता है कम हो जाता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, समर में, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्न में वन वृक्ष से सुमेलित नहीं है। एक तरफ देखिए वन वृक्ष दिए गए हैं आपको, दूसरी तरफ मतलब वनों के प्रकार दिए गए, दूसरी तरफ उस वन में कौन सा वृक्ष होता है ये पूछा गया है। जो सुमेलित नहीं है आपका वो बताना है। तो सबसे पहले देखिए मानसूनी वन, मानसूनी वन सागौन बिल्कुल सही है। ठीक है, सागौन जो है मानसूनी वन का ही वृक्ष है। सवाना प्रकार की जो वनस्पति होती है उसमें पीपल नहीं होता, दूसरा गलत है। सदा हरित वन, रोजवुड का जो वृक्ष होता है सदा हरित, यानी कि एवरग्रीन जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे होता है। मैंग्रोव जो वनस्पति होती है, सुंदरी के वृक्ष काफ़ी पाए जाते हैं, इसीलिए सुंदरी के वृक्ष की वजह से गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है उसको सुंदरवन कहा जाता है। सुंदरवन कहा जाने का रीज़न यही है। ठीक है, मैंग्रोव वन आपको पता ही है, काफ़ी बार मैं पढ़ा चुका हूँ। जो आपका जलमग्न होते हैं ना वनस्पतियाँ, उनको मैंग्रोव वन में रखा जाता है। दलदली वनस्पति जो होती है, तो सुंदरी का वृक्ष यहाँ पे होता है। पीपल का जो वृक्ष होता है ना, ये सवाना वन का एग्जाम्पल नहीं है। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। पीपल का पेड़ आपको दिखेगा कहाँ पे, जो आपका उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होंगे। ठीक है, कहाँ पर देखने को मिलेगा, उष्ण कटिबंधीय, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, या शुष्क पर्णपाती जो वन होते हैं वहाँ पर पीपल का पेड़ होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक तरफ आपके बांध दी गए हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए नहीं है और सही है, ये बहुत ध्यानपूर्वक आप एग्जाम पेपर में पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, इसमें बड़ी गलती हो जाती है नहीं तो। ठीक है, अब एक तरफ आपके डैम दिए गए हैं या परियोजनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित नदी दी गई है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। राणा प्रताप सागर जो है चंबल नदी पर, बिल्कुल सही है। थीन बांध जो है रावी नदी पर है, ये भी बिल्कुल सही है। पोंग बांध व्यास नदी पर है, बिल्कुल सही है। सलाल बांध सतलज नदी, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही उत्तर होगा इसका, ये सुमेलित नहीं है। सलाल बांध जो है आपका, ये आपका चिनाब नदी पर है, चिनाब। ठीक है, और ये कहाँ पे स्थित है, JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूर रहती है। तो धूमकेतु जो होता है आपका, ठीक है, आकाशगंगा में, वो उसकी पूंछ जो है सदैव सूर्य से दूर रहती है। दूसरा देखिए आपका, धूमकेतु की पूंछ गैसों एवं बर्फ के छोटे छोटे कणों की बनी होती है। तो यहाँ पर देखिए जो कथन 1 है और कथन 2 है, दोनों ही सही है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर, दोनों ही कथन इसमें सही हैं, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से निर्मित है? तो जो भूपर्पटी होती है पृथ्वी की, इसमें देखा जाए तो कौन सी सेल का सर्वाधिक विस्तार है पृथ्वी की भूपर्पटी में? तो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ मिलेगा आपको आग्नेय जो चट्टानें होती हैं। ठीक है, भूपर्पटी जो है आग्नेय सेल या चट्टान से बनी है सर्वाधिक, ऑप्शन ई इसमें सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है देखिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फिर से कथन दिए गए हैं आपको, आपने बताना है कौन सा सही है या नहीं है। कथन एक बोलता है, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन संसद द्वारा नियुक्त प्रशासक के द्वारा किया जाता है। और कथन दो बोलता है, संसद इन प्रशासकों की नियुक्ति राष्ट्रपति की सलाह से करती है। ठीक है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन दिए गए कथनों के हिसाब से सही होगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों, तो दोनों ही कथन इसमें गलत हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें, दोनों कथन इसमें गलत हैं। ठीक है, संघ शासित क्षेत्रों का जो प्रशासन होता है या प्रशासक जो होते हैं या आयुक्त जो वहाँ पे नियुक्त होते हैं, केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होते हैं। राष्ट्रपति इनको नियुक्त करता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति होना चाहिए था यहाँ पे, संसद का कोई मतलब नहीं है इसमें। और राष्ट्रपति ही इन प्रशासकों की नियुक्ति करता है, ये भी आपका गलत हो जाएगा इस हिसाब से। ठीक है, तो दोनों ही कथन इसमें गलत हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किन विषयों पर संवैधानिक संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा आपका अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, यानी कि कौन सा यहाँ पर देखिए संवैधानिक संशोधन है जिसके लिए आपका राज्यों, कम से कम आधे राज्यों के जो विधानमंडल होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उसके द्वारा भी आपका यहाँ पे उनकी मंजूरी आवश्यक होती है। ठीक है, तो देखिए जब भी आपका संविधान संशोधन होता है, मैंने आपको पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ाया, ओनली जीएस क्लासेस में, अलग अलग तरीके के संविधान संशोधन होते हैं। और जब देखिए संविधान के संघीय जो प्रावधान होते हैं, यहाँ पर विधानमंडल की संपुष्टि आवश्यक होती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो अधिकार होते हैं, इसमें भी आपका आधे से अधिक राज्यों के विधानमंडलों की संपुष्टि आवश्यक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, यानी कि संविधान के संशोधन में ही कोई प्रक्रिया की जा रही है, तो उसके लिए भी राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी यहाँ पे आवश्यक है। नए राज्यों का निर्माण अथवा राज्यों की सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन, ये आपका नॉर्मल संशोधन के द्वारा भी हो जाता है। ठीक है, इसमें संशोधन संसद के पास ये राइट होता है कि राज्यों के विधानमंडल की अनुमति के बगैर भी वो ये संशोधन कर सकती है। यानी कि चौथा जो है आपका कथन, यहाँ पर चौथा कथन फॉलो नहीं करता, जबकि एक दो तीन तीनों ही कथन के लिए में ये आपका संपुष्टि आवश्यक है कि राज्यों के विधानमंडल का भी पूरा जो आधे कम से कम बहुमत चाहिए वो आपका होना चाहिए। यानी कि एक दो तीन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, एक दो और तीन। राज्यों का जब भी निर्माण होता है, कोई भी नया राज्य है या किसी भी राज्य का परिवर्तन करना है नाम का, जैसे उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हुआ था। ठीक है, तो साधारण वहाँ पे क्या होता है, साधारण बहुमत के द्वारा भी संवैधानिक संशोधन हो जाता है राज्यों के नाम परिवर्तन में, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो एक दो तीन इसमें सही होगा। बात इन तीनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इन तीनों के लिए मंजूरी चाहिए, कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल की मंजूरी चाहिए इसके लिए। ठीक है, अगला देखिए, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना किसने दी थी। तो देखिए संपूर्ण क्रांति की संकल्पना, संपूर्ण क्रांति की संकल्पना की थी क्या। तो देखिए भारत देश में जो क्रांति थी वो चल रही थी, और 5 जून 1974 को, 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण के द्वारा संपूर्ण क्रांति की संकल्पना दी गई थी, जेपी नारायण। ठीक है, और जेपी नारायण चाहते थे कि समाज के हर पहलू में क्रांतिकारी बदलाव लाया जाए। ठीक है, वो बौद्धिक स्तर पे भी होना चाहिए, सामाजिक स्तर पे भी होना चाहिए, आर्थिक स्तर पे भी होना चाहिए, राजनीतिक स्तर पे भी होना चाहिए। तो सभी जितने भी हमारे समाज के जो भी पहलू हैं, इन सभी में क्रांतिकारी बदलाव को ही संपूर्ण क्रांति नाम दिया गया था। 5 जून 1974 को ये शुरू हुई थी क्रांति, और इसका केंद्र था पटना। ठीक है, और जेपी नारायण जी, आप कमेंट में बताएंगे जेपी नारायण का उपनाम क्या है। जयप्रकाश नारायण जी का एक उपनाम भी है, काफ़ी पॉपुलर है उस नाम से, आप बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में। संविधान में किस न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान है। तो जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, ठीक है, जिनको एड हॉक कहा जाता है, एड हॉक जस्टिस। ठीक है, जो भी हमारे एड हॉक जो भी हमारे न्यायाधीश होते हैं, तो ये आपके किसके तहत, मतलब या किस आर्टिकल के तहत बोलूँ, या कहाँ पर इनको नियुक्ति किया जाता है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, यानी कि ऑप्शन ही हो जाएगा भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है। और इसके लिए एक स्पेशल आर्टिकल है, आर्टिकल 127, अनुच्छेद 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में संसद की जो वित्तीय समितियां हैं निम्न में से कौन सी हैं। ठीक है, तो जो फाइनेंशियल रिलेटेड कमिटियां हैं,
कमेटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है संसद की। तो दिए गए विकल्पों में अगर आप ध्यान से देखेंगे, लोक लेखा समिति, ठीक है, पब्लिक अकाउंट जो कमेटी होती है, प्राक्कलन समिति, ठीक है, उसके अलावा लोक उपक्रम समिति, ये तीनों ही समितियां जो होती हैं ये वित्तीय समितियां हैं संसद की। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1, 2 और 3, ठीक है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, कई बार क्वेश्चन बनता है। लोक लेखा समिति में टोटल 22 मेंबर होते हैं, जिसमें आपके 15 मेंबर लोकसभा से होते हैं और 7 मेंबर राज्यसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति, इसको अनुमान समिति भी कहा जाता है, ठीक है, अनुमान समिति। तो प्राक्कलन या अनुमान समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं और ये केवल कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। लोक उपक्रम समिति में भी 22 सदस्य होते हैं, जिसमें आपका 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं, ठीक है। तो ये आप अच्छे से याद रखेंगे, कई बार एग्जाम में सदस्यों की संख्या भी पूछ ली जाती है। संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो देखिए, भारतीय संसद में जो पहला लोकपाल बिल था इसको रखा गया था 1968 में। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1968 में इसको रखा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, 1969 में लोकसभा में पारित हो गया, ठीक है, 1969 में पारित हुआ था। कहाँ पे? लोकसभा में। 1969 में लोकसभा में तो पारित हुआ, लेकिन राज्यसभा में पारित नहीं हो पाया, राज्यसभा में पारित नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि लोकपाल बिल पारित ही नहीं हो पाया। उसके बाद आप देखते हैं कई डिकेड के बाद जब अन्ना हजारे आपके रामलीला ग्राउंड दिल्ली में बैठे थे, उसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त की अवधारणा भारत में शुरू होती है। निम्न में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? तो भारतीय दर्शन देखिए, कई दर्शन है, आपने देखा होगा, सांख्य दर्शन है, मीमांसा है, योग दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, ठीक है, और भी बहुत से दर्शन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो भारतीय दर्शन शुरू हुआ था, इसकी जो आरंभिक या प्रारंभिक विचारधारा थी वो कौन सी थी, यानी कि कौन सा सबसे पहला दर्शन था, इसमें ये पूछा जा रहा है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और राइट आंसर इसका ऑप्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? कपिल मुनि, ठीक है, महर्षि कपिल या कपिल मुनि के हम कह सकते हैं। वैशेषिक जो दर्शन है, ठीक है, वैशेषिक होना चाहिए, वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन को किसने प्रतिपादित किया था? तो ये थे आपके कणाद ऋषि या कणाद मुनि, ठीक है, महर्षि कणाद हम कह सकते हैं। मीमांसा दो थे भाई आपके। मीमांसा जो दर्शन है, एक है पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा को किसने प्रतिपादित किया? तो ये थे महर्षि जैमिनी। और एक है आपका उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा को किसने प्रतिपादित किया? तो ये थे महर्षि बादरायण, ठीक है, महर्षि बादरायण। और योग दर्शन तो बहुत सिंपल है, आप सभी जानते हैं, महर्षि पतंजलि, ठीक है। एक पूछ लेता है न्याय दर्शन किसने किया था प्रतिपादित? तो न्याय दर्शन के प्रतिपादक थे महर्षि गौतम। ये सभी आपको अच्छे से याद होने चाहिए दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में बनते हैं और डायरेक्ट आपका मैच द फॉलोइंग वाला ही क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे से इन फैक्टों को आपने याद रखना है। तो सांख्य दर्शन सबसे प्रारंभिक है। अगला देखिए, निम्न को अनुवर्ती क्रम में रखें और नीचे दिए गए कूट संकेतों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपको अनुवर्ती क्रम में रखना है आपको, ठीक है। अनुवर्ती क्रम का मतलब है कि बनाना है, सबसे पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आगे आएगा, ये आपका इसमें पूछा जा रहा है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इसमें सबसे छोटी जो इकाई थी, सबसे छोटी इकाई थी आपकी जन। जन के बाद आपका बनता था जनपद। जनपद से आपका फिर बनता था क्या? महाजनपद, ठीक है। और महाजनपद के बाद अगली जो इकाई थी प्रशासनिक, वो थी साम्राज्य, ठीक है। तो जन, उसके बाद जनपद, फिर महाजनपद, फिर साम्राज्य। यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन डी में है 3, 1, 2, 4। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी योजना मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा शुरू नहीं की गई थी? तो कौन सा इसमें से था जो मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू नहीं किया? मोहम्मद बिन तुगलक आप सभी लोग जानते हैं, तुगलक वंश का एक अच्छा विद्वान शासक था, लेकिन अपनी अलग अलग और गलत नीतियों के कारण गलत टाइम पे, यानी कि समय और भाग्य इसके साथ नहीं था, तो इसको पागल बादशाह की भी उपाधि दी जाती है, ठीक है, पागल बादशाह भी कहा जाता है इसको। और इसमें देखिए कौन सी योजना शुरू ने की? इसने सांकेतिक मुद्रा का चलन किया था, तांबे की मुद्राएं डाली, जिससे क्या होगा, आपका जो जाली मुद्राएं थी वो काफ़ी बढ़ गई समाज में। लोगों ने खुद भी तांबे की मुद्राएं बनाना शुरू कर दिया, जिससे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गया। खुरासान का इसने ऐसे टाइम पे अभियान किया जब वहाँ पे विपरीत कंडीशंस थी।
दोआब कर में इसने टैक्स वृद्धि तब की, यानी कि गंगा यमुना का जो सबसे उपजाऊ क्षेत्र था वहाँ पर टैक्स तब बढ़ा दिया जब वहाँ पर भीषण अकाल पड़ा हुआ था। तो ऐसा शासक था, यानी कि समय इसके साथ नहीं रहा। हालांकि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा शासक था, ये सबसे विद्वान शासक था सल्तनत काल का। तो इसमें जो योजना इसने शुरू नहीं की थी वो थी ऑप्शन बी, अमीर और उलेमाओं पर कंट्रोल। तो जो भी उस समय देखिए आपका दिल्ली सल्तनत के अमीर थे और साथ ही जो उलेमा थे, धर्मगुरु थे, इन पे जो कंट्रोल किया था वो आपका किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ये शासक था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस शासक को दक्कन का नीरो भी कहा जाता है? तो दक्कन का नीरो कहा जाता है। देखिए, दक्कन का नीरो काफ़ी ज़्यादा क्रूर ये शासक था और बहुत ज़्यादा सनकी था ये, और प्रजा पर बहुत ज़्यादा अत्याचार जुल्म इसने किए थे। तो अपनी जालिम सनकी और क्रूरता के कारण इसको दक्कन का नीरो कहा जाता है। और इस शासक का नाम था हुमायूं शाह बहमनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, हुमायूं शाह बहमनी इसका पूरा नाम था। ठीक है, देखिए दक्कन में जब हम पढ़ते हैं ना, मिडिवल हिस्ट्री में हम देखते हैं जब सल्तनत काल चल रहा था तो उसमें दक्कन में भी दो राज्य बहुत महत्वपूर्ण उभरे थे। एक राज्य था हमारा विजयनगर, हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी विजयनगर की। और दक्कन में ही दूसरा राज्य था आपका बहमनी साम्राज्य, हसन गंगू ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अब विजयनगर और देखिए बहमनी साम्राज्य भी हमेशा लड़ाई करते रहते थे। एक दोआब था यहाँ पे, रायचूर दोआब। ठीक है, कई बार क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच में किस दोआब के लिए हमेशा युद्ध होता था? बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था रायचूर दोआब, तो इसके लिए हमेशा इनके बीच में भी युद्ध रहा। हुमायूं शाह बहमनी को ही दक्कन का नीरो कहा जाता है, बहुत ही क्रूर अत्याचारी शासक था। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में देखिए वहाबी आंदोलन बहुत महत्वपूर्ण है। वहाबी आंदोलन शुरू किया था किसने? सैयद अहमद बरेलवी ने। सैयद अहमद बरेलवी। ठीक है, बरेलवी। तो सैयद अहमद बरेलवी ने आपका वहाबी आंदोलन को शुरू किया था। और वहाबी आंदोलन को शुरू करने का जो मुख्य उद्देश्य था, इस्लाम का शुद्धिकरण था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, इस्लाम का शुद्धिकरण। यूपीएससी बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछ चुका है। ठीक है, और वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था ये भी पूछता है, मुख्य केंद्र इसका कौन सा था उस समय वहाबी आंदोलन का? तो ये था आपका पटना, बिहार। शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो देखिए भारत में जो शारदा अधिनियम था बहुत महत्वपूर्ण है। शारदा अधिनियम जो है बाल विवाह को कंट्रोल करने के लिए लाया गया था। शारदा अधिनियम कब पारित हुआ था? सबसे महत्वपूर्ण है, शारदा अधिनियम को ब्रिटिश, जो उसमें ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पारित किया था 28 सितंबर 1929 को। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था? देखिए दोनों ही अलग अलग आपके फैक्ट हैं। शारदा अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ था उसमें भारत में 1 अप्रैल 1930 से। तो 1 अप्रैल 1930 से जब शारदा एक्ट लागू हुआ था तो उसमें विवाह की जो न्यूनतम उम्र रखी गई थी, लड़कियों के लिए 14 वर्ष और लड़कों के लिए 18 वर्ष। ठीक है, तो 14 वर्ष किसके लिए? गर्ल्स के लिए, और 18 ईयर्स उसमें बॉयज़ के लिए। ठीक है, इससे कम उम्र में जब भी शादी होगी तो उसको क्या माना जाएगा? गैर कानूनी माना जाएगा। ये प्रावधान किया गया था ताकि जो बाल विवाह की उसमें कुप्रथा थी उस पर लगाम लगाई जा सके। ठीक है, और बाद में इसको फिर आपका चेंज किया गया, 18 वर्ष न्यूनतम लड़कियों के लिए किया गया और 21 लड़कों के लिए। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में सुरक्षा कपाट सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संदर्भ में यहाँ पे जो सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था, थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व, तो थ्योरी ऑफ सेफ्टी वॉल्व देने वाले जो व्यक्ति थे इनका नाम था लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय ने दिया था इसको, सेफ्टी वॉल्व को। ठीक है, तो इन्होंने, इनकी एक किताब थी यंग इंडिया, यंग इंडिया, ये ध्यान रखना आपने, यंग इंडिया नाम से एक पत्रिका गांधी जी की थी, वो पत्रिका थी, मैगजीन थी। लेकिन यंग इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? कभी क्वेश्चन बनेगा तो ये आपका लाला लाजपत राय ने लिखा था। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक और थी पंजाबी, तो पंजाबी और यंग इंडिया जो पुस्तक है लाला जी की पुस्तक है। अब देखिए इस पुस्तक में लाला लाजपत राय ने यह विचार प्रस्तुत किया कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई है वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ जो बढ़ता हुआ असंतोष है, जनता का जो बढ़ता हुआ असंतोष है ब्रिटिश शासन के खिलाफ, उसको रोकने के लिए और कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में इस्तेमाल करने के लिए स्थापित किया गया है।
कहने का मतलब इन्होंने ये बोला कि कांग्रेस कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के लिए ही काम कर रही है, और भारतीय इतिहास में ये कांग्रेस स्थापना का सबसे बड़ा आलोचनात्मक दृष्टिकोण माना जाता है। यानी कि बहुत नेगेटिविटी इससे आई, ठीक है, सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत से। और ये लाला जी ने दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। लाला लाजपत राय जी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी आपका 1928 में। साइमन कमीशन का विरोध करे थे, और साइमन कमीशन का विरोध करते समय इन पे लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गए थे लाला, ठीक है। लाला जी का ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे शरीर पर पड़ रही एक एक लाठी ब्रिटिश ताबूत पर एक एक कील साबित होगी। यानी इन्होंने बोला कि जो मेरे को ब्रिटिश से एक एक लाठी मार रहे हैं, तो जब ये मरेंगे इनकी ताबूत पे एक एक कील के समान होगी, ठीक है। मैंने आपको हिस्ट्री की क्लासेस में अच्छे से पढ़ाया था। और लाला लाजपत राय जो थे गरम दल के नेता थे। गरम दल के 3 नेता थे जिनको कहा जाता था आपका लाल, बाल और पाल, ठीक है। लाल से शुरू करते हैं, लाला जी से ही शुरू करते हैं। लाल, बाल और पाल। लाल से आपका लाला लाजपत राय, बाल से आपका बाल गंगाधर तिलक, और पाल से आपका विपिन चंद्र पाल। तो ये 3 जो नेता थे ये गरम दल के यानी कि उग्र विचारधारा के नेता थे। चलिए भाई, लास्ट क्वेश्चन है, जब पर्यावरण मुद्दों को सकल घरेलू उत्पादन की गणना में शामिल किया जाता है तब इसको क्या कहा जाता है? तो पर्यावरण मुद्दों को जब हमारे सकल घरेलू उत्पादन के गणना में शामिल किया जाता है, यानी कि जो हमारी जीडीपी है उसमें जब हम पर्यावरण मुद्दों को शामिल करते हैं तो इसको कहा जाता है हरित लेखांकन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ग्रीन अकाउंटिंग इसको कहा जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब ग्रीन अकाउंटिंग है क्या भैया? मान लीजिए जैसे पर्यावरण संबंधी मुद्दे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का जो दोहन है या पर्यावरण की जो गिरावट हो रही है, ठीक है, तो कहने का मतलब पारंपरिक जीडीपी में एक वैकल्पिक आर्थिक मापक इसको हम कहते हैं, जो देश के आर्थिक प्रदर्शन के आकलन में पर्यावरण के पहलुओं को भी क्या करता है, ध्यान में रखता है। यानी कि पर्यावरण को हम कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, कितना दोहन कर रहे हैं उसका, ये कहलाता है आपका ग्रीन अकाउंटिंग, ठीक है। बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, तो दोस्तों यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। देखिए आज मैं आपको एक सवाल भी दूंगा, करंट अफेयर का सवाल है। तो सवाल है आज का, देखिए दिसंबर का ही करंट अफेयर है, लेटेस्ट। हाल में ही किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो कौन सी भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने रिटायरमेंट ले लिया है? आपको दिए गए हैं ऑप्शन यहाँ पे, और आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जो भी सही आंसर होगा उसको मैं हार्ट दे दूंगा, या मैं भी कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पिन कर दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो बताइएगा इसका उत्तर। चलिए यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। बाकी देखिए, एप्लीकेशन स्टोर पे आपको कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए, कोई भी कोर्स चाहिए, कोई भी आपको अन्य चीज़ें चाहिए, तो अभी आपका रिपब्लिक डे ऑफर चल रहा है वहाँ पे, जहाँ पर हर कोर्स या टेस्ट सीरीज में 20% का ऑफ है। तो कूपन कोड का लाभ उठाएं। और ये जो आपका कूपन कोड रहेगा वो आपका 31 जनवरी रात के 12 बजे तक रहेगा। तो जल्दी से जल्दी इस कूपन कोड का लाभ उठाएं। बाकी हमेशा की तरह बोलूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि।